देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर जो है ये कितना भी बड़ा होता है, अगर आप उस पे जो है धीमी गति से चलेंगे, थोड़ा-सा ब्रेक व्रेक लगाकर सावधानी से, तो आपको झटका नहीं लगता है। उसी प्रकार अगर आप मुसीबत में हैं तो थोड़ा-सा शांति से विचार कीजिए कि यार इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। और उसकी सबसे बेस्ट तरीके से जो है, यानी कि उस मुसीबत से निकलने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा, जीवन में भी झटके नहीं लगेंगे। कहने मतलब है कि आप उस काम को जो है आराम से कर लेंगे। यानी कि अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक काम कीजिए, पहले ये सोचिए कि इस परीक्षा को क्रैक कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस पढ़िए, अच्छी किताब से पढ़िए, अच्छे कंटेंट को पढ़िए, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको किसी का बाप भी सफल होने से रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को अप्लाई कीजिए जीवन में। बहुत सारे बच्चे ऐसा अप्लाई करके सफलता प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, आज है 26 अप्रैल और आज की वीडियो में 26 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप डेली और मंथली और ईयरली करंट अफेयर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सारी जो है वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो ईयरली, डेली, मंथली सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और साथ में उसकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। साथ में देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में घंटे वाला आइकन दबा दीजिए ताकि आपको भी आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, आज है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल का पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, विश्व मलेरिया दिवस को हमने सेलिब्रेट किया है 25 अप्रैल को। देखिए, 2022 के लिए जो विश्व मलेरिया दिवस है इसकी थीम रखी गई है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। और यही थीम जो आपकी अंग्रेजी में है कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। और देखिए, जो आपका विश्व मलेरिया दिवस है इसकी शुरुआत अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। और देखिए, मलेरिया के बारे में दो तीन चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर से? मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए, मच्छरों में खास बात क्या होती है कि इनकी लाइफ मतलब इनका जो पूरा एक तरीके से कहा जाए एज जो है बहुत कम होता है, इनकी उम्र बहुत कम होती है। और सबसे ये अधिक कम होती है जो मेल मच्छर होते हैं, यानी जो पुरुष मच्छर होते हैं वो पैदा होने के बहुत एक अल्प समय तक ही जीवित रहते हैं। बाकी जो मादा मच्छरें होती हैं, ठीक है, इनका जीवन लंबा होता है, यही अंडे देती हैं। आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो है कुछ पपड़ी टाइप के ऐसे घेरे घेरे बने रहते हैं। तो ये जो मादा मच्छरें होती हैं उन्हीं में से एक मच्छर की वैरायटी होती है एनाफिलीज, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर, जितने भी मच्छर खून चूसने वाले होते हैं वो सभी मादा होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं। पुरुष तो बेचारा जो है घास फूस खा के मर जाता है। और जो मादा मच्छर होती हैं वही खून चूसती हैं और उसके बाद अंडे देती हैं और फिर जो है अपनी संख्या बढ़ाती हैं। देखिए, प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो ये है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। और देखिए, जो आपका ये मच्छर होता है एनाफिलीज मच्छर, तो इसका जो सूंड होता है जिससे ये आपको डंक मारता है, ठीक है। तो जब ये डंक मारता है तो उसी डंक के थ्रू आपके ब्लड में ये एक पैरासाइट यानी कि एक परजीवी जो होता है जो मच्छर के अंदर रहता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम विवेक्स। तो प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है क्या करता है, यही असली पैरासाइट होता है मच्छर का, सॉरी मलेरिया का। तो ये एनाफिलिस क्या होता है, एक तरीके से कहा जाए एक मीडियम है फैलाने वाला। और प्लाज्मोडियम विवेक्स क्या है, असली काजल ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को हमने 24 अप्रैल को मनाया है। देखिए, 24 अप्रैल 1993 को जो है भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में ये एक तरीके से कहा जाए कदम बढ़ाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और देखिए, वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। देखिए एग्जाम में अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा। देखिए सबसे अधिक प्रश्न ये पूछा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई। तो इसको जो है 2 अक्टूबर 1964 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, जिले का नाम भी याद रखिएगा, यही पूछा गया है। तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और ये पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। अगर कोई भी कंडीशन आप देना चाहते हैं, अगर नंबर पाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और मैं कुछ समितियों के नाम आपको बताऊंगा आज जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप किताब में ढूंढेंगे तो शायद ना मिले, लेकिन एग्जाम में तो जो है एग्जामिनर आपको कहीं न कहीं से जो है ये प्रश्न टपका देगा। तो उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं। पहले ये आपकी है बलवंत राय मेहता समिति, इसने 1956 से 57 तक काम किया था। फिर आई अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर पीवी के राव समिति भी आई, और उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी समिति, फिर उसके बाद फिर PK थुंगन समिति। तो ये सभी समितियां किससे संबंधित हैं, पंचायती राज व्यवस्था से। और एग्जाम में ये पूछा गया कई बार कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये भारतीय राज्यों को जो है पंचायतों के गठन का जो है निर्देश देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है, भारत के जितने भी राज्य हैं ये सभी जो है अपने राज्य में पंचायतों का गठन करें। और देखिए 73वां जो संविधान संशोधन था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसी के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू किया गया। तो ये देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसमें जो है निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे, जिसमें पहला था कि भारत में एक त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत होंगे। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना का जो है निर्देश दिया गया है, और हर 5 वर्ष में पंचायतों का नियमित चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है इस अधिनियम में। आपने देखा होगा प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, BDC का चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव जो है ये सारा जो है हर 5 साल पे होता है। और देखिए इस संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण हो, और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी किया जाए। और पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। साथ में राज्य चुनाव आयोग का भी गठन किया जाए चुनाव कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ जो है इसमें सम्मिलित हैं। बाकी जो अधिनियम है याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ये कब पारित हुआ था। तो ये 1993 में पारित हुआ था 24 अप्रैल को। तो इसीलिए जो है 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। देखिए बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार 1992। देखिए 1992 में ये संसद में जो है राज्यसभा लोकसभा फिर राष्ट्रपति तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। तो मतलब ये वहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस 93 में ये पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो गया 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को फाइनल राष्ट्रपति की मोहर लग गई और ये कानून बन गया। तो 24 अप्रैल 1993 को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बाकी सारी समितियां तो मैंने बताई दी हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस को हमने 25 अप्रैल को मनाया है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस है ये सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, और ये सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था। तो इसी की याद में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाते हैं हम। अगला है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो देखिए इसको हमने 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। और देखिए जो आपका विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है ये तिथि यूनेस्को के आम सम्मेलन के लिए एक स्पष्ट विकल्प थी,
जो कि इस दिन पुस्तकों और लेखकों को विश्वव्यापी श्रद्धांजलि देने के लिए 1995 में पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी से पढ़ने का आग्रह किया गया था। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच में रूसी नागरिकों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। तो देखिए तुर्की ने जो है रूस और सीरिया इन दोनों देशों के नागरिकों के लिए और उनके सैनिकों के लिए अपना हवाई क्षेत्र जो है बंद कर दिया है। और देखिए बिहारी में तुर्की के विदेश मंत्री जो आपके हैं जिनका नाम है मेवलुत कावुसोग्लू, इन्होंने ये जानकारी दी कि जो है कि जो आपका अप्रैल महीना है, ठीक है, अप्रैल महीने में रूस और जो आपका सीरिया है, तो इन दोनों का जो है ये अपने मतलब ये तुर्की जो है अपने हवाई क्षेत्र में इन दोनों की एंट्री जो है इसने बंद कर दी। और देखिए आपको बता दूं जो आपका तुर्की है ये नाटो का सदस्य है और रूस तथा यूक्रेन के साथ अपने निकट संबंधों के बीच संतुलन बनाने की ये कोशिश कर रहा है। देखिए नाटो जो है इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बारे में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। अगला है हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है। देखिए ये दिवस बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन याद रखिएगा एंजैक दिवस ये न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। एंजैक का मतलब क्या है, देखिए एंजैक का मतलब है ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स, ठीक है, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स। और ये दिन स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद करता है जो कि युद्ध और संघर्ष और शांति अभियानों में मारे गए। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। देखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि नीति आयोग ही पूरे देश में नई नई योजनाएं लॉन्च करता है। देखिए नीति आयोग जो है इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आज आपको बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगर जिसने इसका आंसर सही दे दिया समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी बताइए। आप चीटिंग भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके चीटिंग करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे आज अगर चीटिंग कर लेंगे तो देखिए एग्जाम में तो चीटिंग करने को मिलेगा नहीं, या अगर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए बिहाली में सुमन बेरी जी को, यहाँ पे फोटो दिख रही है, सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है और ये 1 मई 2022 से अपना पद भी ग्रहण कर लेंगे। 8वां की एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ किस देश में स्थित है। तो देखिए जो आपका एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है ये चुनाव प्रबंधन निकायों का पहला वैश्विक संगठन है, जिसकी स्थापना 2013 में सोंग डू दक्षिण कोरिया में हुई थी। और देखिए एक खास बात है, अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी, ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जो है यहाँ पर घूमने फिरने गए थे। तो इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा किया और ए वेब के साथ बैठक की और दोनों देशों ने में जो है NRI समुदाय जो है उससे बातचीत की। और देखिए जो सुशील चंद्रा जी हैं इन्होंने कहा कि जो भारतीय समुदाय रह रहा है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में और मॉरिशस में, ठीक है, तो उनको जो है मतलब विदेशी मतदाता के रूप में जो है पंजीकृत करने का इन्होंने आग्रह किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुना गया है। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पुराना वाला ही रहेगा, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं। 20 वर्षों में फिर से निर्वाचित होने वाले ये पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एक बार फिर से जो है दोबारा राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगला है कि इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है। तो देखिए इंडिया आउट अभियान मालदीव से संबंधित है। देखिए अगर भारत जो है मालदीव की मदद ना करे ससुरा भीख मांगेगा, लेकिन देखिए यही भारत का विरोध कर रहा है। तो होता है कहावत कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, देखिए जो वहाँ का विपक्ष का एक नेता है अब्दुल्ला यामीन, ठीक है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है मालदीव का, तो इसके नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया इंडिया आउट। मतलब इसने अभी एक तरीके से इसने जो है आरोप लगाया है कि भारत की सेना जो है ये गुप्त तरीके से पूरे मालदीव में बसी हुई है और प्रोटेक्शन दे रही है या फिर जो भी है अपनी स्थिति बरकरार रखी हुई है।
तो इसलिए जो है जो आपका अब्दुल्ला यामीन है ये क्या कर रहा है कि इंडिया आउट, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको बाहर करो। और लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह, किसके इस देश के राष्ट्रपति, मालदीव के। तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह जो है इन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट, कि हम सबसे पहले इंडिया फर्स्ट की विदेशी नीति को जो अपनाएंगे, हम भारत को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे अपने देश में, कि भारत के लोग आएँ, घूमें फिरें, इन्वेस्ट करें, पैसे कमाएं या फिर जो मर्जी वो करें। तो देखिए एक नेता जो है समर्थन दे रहा है, दूसरा जो है उसका विरोध कर रहा है, तो ये हर देश में होता है। देखिए मालदीव के जो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह हैं इन्होंने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। अब ये अभियान नहीं चलेगा, ठीक है। जो चलेगा, जो करेगा इंडिया आउट अभियान चलाएगा उसको पीटा जाएगा वहाँ पे। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज का क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पूरी तरीके से डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया, बताइए। अगला कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का कच्चे तेल का उत्पादन कितना गिर गया, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में सांस कैंपेन शुरू किया गया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस स्थान पर आयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा का दिवस कब मनाया गया, तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया है। दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया, तो ये देश आपका रूस था। और देखिए भी हाल ही में टोटल 2 भारतीय खिलाड़ियों को विजडन अल्मनैक ने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स में शामिल किया, और इनके बारे में जानना है तो परसों का वीडियो देख डालिए। चौथा था कि हाल ही में भारत ने किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ईंधन सहायता देने की घोषणा की है, तो ये देश आपका श्रीलंका है। पांचवा था कि हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है, तो देखिए बबीता सिंह को चुना गया है वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।